A Thousand Splendid Suns, Chapter 19। मुझे तुम्हारे माता पिता से बात करनी है दोख्तर जान, लैला के दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने कहा। वह गठीला आदमी था, जिसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ और तीखा था। उसने आलू के रंग का कोट पहना हुआ था और सिर पर भूरे रंग का ऊनी पकोट पहना हुआ था। क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ कि कौन कौन है? फिर भाभी का हाथ लैला के कंधे पर था और उन्होंने धीरे से उससे कहा और दरवाजे को बाहर खींच लिया। लैला, तुम ऊपर क्यों नहीं चली जाती? जाओ। जैसे ही लैला सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसने आगंतुक को भाभी से यह कहते हुए सुना कि उसके पास पंजसीर से खबर है। मम्मी भी अब कमरे में थी। उन्होंने एक हाथ से अपना मुंह ढक रखा था और उनकी निगाहें भाभी से लेकर पकोट पहने हुए आदमी तक घूम रही थी। उसने देखा कि अजनबी उनके माता पिता के पास बैठ गया। वह उनकी ओर झुका, कुछ धीमी आवाज में बोला। फिर भाभी का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने हाथों को देखने लगे और मम्मी चीखने चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। अगली सुबह फतीहा के दिन मोहल्ले की कई औरतें घर पर आ गई और अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद वाले भोजन की तैयारियों में जुट गई। मम्मी पूरी तरह सोफे पर बैठी रही। उनकी उंगलियां रुमाल में उलझी हुई थी। उनका चेहरा सूजा हुआ था। दो सिसकती हुई औरतें उनकी देखभाल कर रही थी, बारी बारी से, मानो वह दुनिया की सबसे दुर्लभ और नाजुक गुड़िया हूँ। मम्मी को उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। लैला अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठी रही और उनके हाथ पकड़ लिए। मम्मी। मम्मी की नजरें नीचे की ओर झुक गईं। उन्होंने पलकें झपकाई। हम उसका ख्याल रख लेंगे लैला जान, एक महिला ने बड़े गर्व से कहा। लैला पहले भी कई अंत्योष्टि समारोहों में जा चुकी थी, जहां उसने ऐसी महिलाओं को देखा था, ऐसी महिलाएं जो मृत्यु से जुड़ी हर चीज में आनंद लेती हैं, आधिकारिक सांत्वना देने वाली महिलाएं जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं होने देती। सब कुछ नियंत्रण में है। अब तुम जाओ बेटी और कुछ और करो, अपनी माँ को अकेला छोड़ दो। भगा दिए जाने के बाद लैला खुद को बेकार महसूस कर रही थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकती रही, कुछ देर रसोई में इधर उधर घूमती रही। तभी अचानक शांत स्वभाव की हसीना और उनकी माँ आई। गियती और उनकी माँ भी आई। गियती ने लैला को देखते ही दौड़कर उसके पास गई, अपनी दुबली पतली बाहों में उसे गले लगाया। जब वह पीछे हटी तो उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। मुझे बहुत अफसोस है लैला, उसने कहा। लैला ने उसे धन्यवाद दिया। तीनों लड़कियां बाहर आंगन में बैठी रहीं, जब तक कि एक महिला ने उन्हें ग्लास धोने और मेज पर प्लेटें लगाने का काम नहीं सौंप दिया। भाभी भी घर के अंदर बाहर बिना किसी उद्देश्य के घूमती रही। ऐसा लग रहा था कि कुछ करने की तलाश में है। उसे मुझसे दूर रखो। पूरी सुबह में मम्मी ने बस एक ही बार कुछ कहा था। भाभी गलियारे में एक कुर्सी की तह पर अकेले बैठ गए, उदास और दुबले पतले से लग रहे थे। तभी एक महिला ने उनसे कहा कि वह यहाँ रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी और अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। उस दोपहर पुरस्कारता से के उस हॉल में गए जिसे भाभी ने फतीहा के लिए किराए पर लिया था। लैला मामा के बगल में बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर बैठ गई, जहाँ मृतक के परिवार के सदस्यों के बैठने की प्रथा थी। कमरे से गुजरते समय परिचितों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और दीवारों के किनारे रखी तय कुर्सियों पर बैठ गए। लैला ने वजमा को देखा। वह बुजुर्ग दाई जिसने लैला को जन्म दिया था, उसने तारिक की माँ को भी देखा, जो विक के ऊपर से काले रंग का दुपट्टा पहने हुई थी। उसने लैला को सिर हिलाकर अभिवादन किया और एक धीमी, उदास, दबी हुई मुस्कान दी। कैसेट प्लेयर से एक आदमी की नाक से निकलती आवाज में कुरान की आयतें सुनाई दे रही थी। बीच बीच में औरतें आहें भरती, करवटें बदलती
और नाक पोंछती। दबी हुई खाँसी फुसफुसाहट के बीच-बीच कोई नाटकीय ढंग से दुःख से भरी सिसकियाँ भर रहा था। रशीद की पत्नी मरियम अंदर आई। उसने काला हिजाब पहना हुआ था। उसके बालों की लटें हिजाब से निकलकर उसके माथे पर आ रही थी। वह लैला के सामने एक दीवार के पास बैठ गई। लैला के बगल में बैठी मम्मी लगातार आगे पीछे झूल रही थी। लैला ने मम्मी का हाथ अपनी गोद में खींच लिया और दोनों हाथों से उसे थाम लिया, लेकिन मम्मी को इसका एहसास नहीं हुआ। क्या आपको पानी चाहिए? लैला ने उसके कान में कहा। क्या आपको प्यास लगी है? लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा। वह बस इधर-उधर झूलती रही, एक उदासीन, भावहीन नज़र से कालीन को घूरती रही। कभी-कभी मम्मी के बगल में बैठे हुए कमरे के चारों ओर उदास और दुखी चेहरों को देखकर उस विपत्ति की भयावह का एहसास होता, जो उनके परिवार पर आई थी। लैला के साथ पंजीकरण करें, संभावनाएं नकार दी गईं, उम्मीदें चकनाचूर हो गईं, लेकिन यह एहसास ज़्यादा देर तक नहीं रहा। माँ के जाने के गम को महसूस करना, सचमुच महसूस करना मुश्किल था। शोक मनाना, उन लोगों की मौत पर मातम करना मुश्किल था, जिन्हें लैला ने कभी जिंदा नहीं समझा था। अहमद और नूर उनके लिए हमेशा कहानियों के पात्र थे, किसी लोक कथा के किरदारों जैसे, इतिहास की किताब के राजाओं जैसे। तारिक ही असली इंसान था, हाड़ मांस का बना हुआ तारिक, जिसे उसने पश्तो में गालियाँ सिखाई, जिसे नमकीन तिप्तिया घास के पत्ते पसंद थे, जो चबाते समय भौहें सिकोड़ता और धीमी सी कराहने जैसी आवाज़ निकालता था, जिसके बाएं कॉलर बोन के ठीक नीचे एक हल्की गुलाबी रंग का जन्म चिन्ह था, जो उल्टे मेलोडिन जैसा दिखता था। इसलिए वह मम्मी के बगल में बैठ गई और कर्तव्य निष्ठा से अहमद और नूर के लिए शोक व्यक्त करती रही। लेकिन लैला के दिल में उसका असली भाई जीवित और स्वस्थ था। थैंक यू। A Thousand Splendid Suns, Chapter 20। वे बीमारियां शुरू हुईं जो मैमी को जीवन भर परेशान करती रहीं। सीने में दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और रात में पसीना आना, कानों में असहनीय दर्द। ऐसी गांठें जिन्हें कोई और महसूस नहीं कर सकता था। भाभी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन खून और पेशाब के नमूने के लिए मैमी के शरीर का एक्सरे किया गया, लेकिन कोई शारीरिक बीमारी नहीं पाई गई। मम्मी लगभग हर दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। उन्होंने काले कपड़े पहने थे। वे अपने बालों को संवारती और होठ के नीचे के तिल को कुतरती रहती। जब मम्मी जागती तो लैला उन्हें घर में लड़खड़ाते हुए पाती। वे हमेशा लैला के कमरे में पहुंच जाती, मानो अगर वे बार बार उसी कमरे में जाती रहें जहां कभी लड़के सोते थे और तकियों से लड़ते थे, तो देर सवेर उनसे मिल ही जाएंगी। लेकिन उन्हें वहां सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी मिलती थी। और लैला लैला को लगता था कि लैला मम्मी के लिए एक ही हो गई थी। मम्मी का एकमात्र काम, जिसे वह कभी नहीं भूलती थी, उनके दिन की 5 नमाजें। वह हर नमाज के अंत में अपना सिर झुकाए, अपने हाथों के चेहरे पर रखे, हथेलियां ऊपर की ओर उठाए और मुजाहिदीनों के विजय के लिए अल्लाह से प्रार्थना करती थी। उसे घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम संभालने पड़े। अगर वह घर का ध्यान नहीं रखती तो उसे अक्सर कपड़े, जूते, खुले चावल के बोरे, डिब्बा बंद दालें और गंदे बर्तन इधर-उधर बिखरे मिलते। लैला मम्मी के कपड़े धोती और चादरें बदलती। वह उन्हें नहलाने और खाना खिलाने के लिए बिस्तर से उठाती। वह भाभी की कमीजें इस्त्री करती और उनकी पैंट तह करती। धीरे-धीरे खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की हो गई। कभी-कभी वह अपने काम-काज खत्म करने के बाद लैला मम्मी के बगल में बिस्तर पर लेट जाती। वह अपनी बाहों को मम्मी के चारों ओर लपेट लेती, अपनी उंगलियों को उनकी उंगलियों में फंसा लेती और अपना चेहरा उनके बालों में छुपा लेती। मम्मी करवट बदलती, कुछ बुदबुदाती और फिर वह लड़कों के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर देती।
एक दिन जब वे दोनों इसी तरह से लेटे हुए थे, मम्मी ने कहा, अहमद एक नेता बनने वाला था। उसमें वह करिश्मा था जो नेता बनने के लिए ज़रूरी था लैला। उससे 3 गुना ज़्यादा उम्र के लोग उसकी बातों को सम्मान से सुनते थे। यह देखना अद्भुत था। और नूर, ओह मेरा नूर, वह हमेशा इमारतों और पुलों के रेखाचित्र बनाता रहता था। वह एक वास्तुकार बनने वाला था। तुम्हें पता है, वह अपने डिज़ाइनों से काबुल को बदल देने वाला था। और अब वे दोनों शहीद हो गए। मेरे दोनों बेटे, दोनों शहीद। लैला वहीं लेटी सुनती रही। यह कामना करती रही कि माँ को पता चले कि वह लैला, वह शहीद नहीं हुई है, वह जिंदा है, यहीं उनके साथ बिस्तर पर है। उसके पास उम्मीदें हैं और एक भविष्य। लेकिन लैला जानती थी कि उसका भविष्य उसके भाइयों के अतीत के सामने कुछ नहीं है। उन्होंने जीवन में उसे दबा दिया है, मृत्यु में उसे मिटा देंगे। अब उनके जीवन के संग्रहालय की संरक्षक थी और वह लैला महज एक आगंतुक, उनके मिथकों का पात्र, वह कागज जिस पर माँ उनकी कहानियाँ लिखना चाहती थी। खबर लेकर आए दूत ने बताया कि जब लड़कों को शिविर में वापस ले जाया गया तो अहमद शाह मसूद ने स्वयं अंतिम संस्कार की देखरेख की। उन्होंने कब्र पर उनके लिए प्रार्थना की। लैला, तुम्हारे भाई इतने बहादुर नौजवान थे। कमांडर मसूद, पंजशीर के शेर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके अंतिम संस्कार में देखरेख करेंगे। मम्मी पीठ के बल लेट गई। लैला भी हिली और मम्मी की छाती पर अपना सिर रख दिया। मम्मी ने भारी आवाज में कहा, मैं दालान में उस घड़ी की टिक टिक सुनती हूँ। फिर मुझे वो सारी टिक टिक, सारे मिनट, सारे घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल याद आते हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब उनके बिना। और तब मेरी सांस रुक जाती है, जैसे कोई मेरे दिल पर पैर रख रहा हो। मैं इतनी कमज़ोर हो जाती हूँ, इतनी कमज़ोर कि बस कहीं गिर जाना चाहती हूँ। काश मैं तुम्हें कुछ कर पाती, लैला ने कहा। और उसका इरादा यही था, लेकिन उसकी बात बनावटी, सतही और किसी अजनबी के सांकेतिक सांत्वना जैसी लगी। तुम एक अच्छी बेटी हो, मम्मी ने गहरी आह भरने के बाद कहा, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ। ऐसा मत कहो। ओह, यह सच है और इसके लिए मुझे खेद है मेरी जान। माँ, लैला उठकर बैठ गई और मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मी के बालों में अब सफ़ेद लटें आ गई थी। लैला यह देखकर चौंक गई कि मम्मी, जो हमेशा से गोल मटोल थी, इतनी दुबली हो गई थी कि उनके गाल पीले और मुरझाए हुए लग रहे थे। उन्होंने जो ब्लाउज पहना हुआ था, उसके कंधों पर लटका हुआ था और उनकी गर्दन और कॉलर के बीच एक खाली जगह थी। लैला ने कई बार मम्मी से शादी की अंगूठी को फिसलते हुए देखा था। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। या क्या है? क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? लैला ने कहना शुरू किया। उसने इस बारे में हसीना से बात की थी। हसीना के झुकाव पर उन दोनों में एस्प्रिन की बोतल नाली में खाली कर दी थी। रसोई के चाकू और तेज कबाब की सीखें सोफे के नीचे कालीन के नीचे छिपा दी थी। हसीना को आंगन में एक रस्सी मिली। जब बाबी को अपने रेजर नहीं मिले तो लैला को उसे अपने डर के बारे में बताना पड़ा। वह सोफे के किनारे बैठ गए, हाथ घुटनों के बीच रखा। लैला लैला उनसे किसी तरह के दिलासे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे बस एक हैरानी और खाली आंखों वाला चेहरा ही मिला। तुम ऐसा नहीं करोगी मम्मी, मुझे चिंता है। खबर मिलते ही मैंने उस रात के बारे में सोचा था, मम्मी ने कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, उसके बाद भी इसके बारे में मैं सोचती रही हूँ। लेकिन नहीं, चिंता मत करो लैला, मैं अपने बेटों का सपना सच होना देखना चाहती हूँ। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब सोवियत संघ बेइज्जत होकर घर लौटेगा, जब मुजाहिदीन जीत के साथ काबुल लौटेंगे। मैं उस दिन वहाँ मौजूद रहना चाहती हूँ, जब अफ़गानिस्तान आज़ाद होगा, ताकि मेरे बेटे भी इसे देख सकें। वे इसे मेरी नज़रों से देखेंगे।
मम्मी जल्दी ही सो गई, जिससे लैला के मन में दोहरी भावनाएं उमड़ने लगी। एक तरफ तो उसे इस बात का सुकून मिला कि मम्मी जीना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात का दुख भी था कि उनकी मृत्यु का कारण लैला नहीं थी। लैला कभी भी मम्मी के दिल पर वैसी छाप नहीं छोड़ पाएगी जैसी उसके भाइयों ने छोड़ी थी, क्योंकि मम्मी का दिल एक फीके समुद्र के तट जैसा था, जहाँ लैला के पदचिन्ह दुख की लहरों में हमेशा के लिए मिट जाएंगे, जो उठती और टूटती रहती थी। थैंक यू।